हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे फिजिक्स एंड द बेसिक कंसेप्ट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स एंड द बेसिक कंसेप्ट। तो इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, या अगर हम इसको ओवरव्यू लेते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका पेन। सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी है द फिजिक्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड। मैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे तो फिजिक्स क्या है और फिजिकल वर्ल्ड आपका क्या, व्हाट इज फिजिक्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड, राइट। तो आफ्टर दैट हम लोग मूव करेंगे आपका मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट क्या चीज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका फिजिक्स का। देन वी विल प्रोसीड टू दी स्टैंडर्ड्स एंड द यूनिट्स, राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कितने टाइप की आपकी यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स होती क्या है एक्चुअली, है ना। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन वी विल प्रोसीड टू द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन वी विल डिस्कस द डायमेंशनल फार्मूला पे क्या होते हैं, देन फाइनली वी विल डिस्कस द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो आपको बताइए बच्चों कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आ रही है, नेचर। अच्छा, नेचर क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। नेचर हर वो चीज़ जो आप अपने अराउंड देखते हैं, सब क्या एक नेचर का पार्ट है। अब नेचर है तो नेचर में बहुत सारे फिनोमेना आपके चल रहे हैं, लॉट्स ऑफ फिनोमेना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आपका एग्जाम्पल है एयर फ्लो कर रही है ना, एयर फ्लो कर रही है एक पॉइंट किसी एक लोकेशन से लोकेशन बी की तरफ आपकी एयर फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ फिनोमेना आर गोइंग ऑन। तो अगर आप उस फेनोमेना को मेजर कर सकते हैं, उस फेनोमेना के कुछ मेजरेबल एस्पेक्ट अगर आप मेजर कर सकते हैं, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ एयर फ्लो कर रही तो उसकी वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हैं, राइट। आप उसका वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं कि कितना लीटर ऑफ एयर इज फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो रेट है ना। आप कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस वॉल्यूम फ्लो रेट को आपका उस एयर के फ्लो को अफेक्ट करेंगे, द प्रेशर डिफरेंस, राइट। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मेजर कर पा रहे हैं तो दैट फिनोमेना बिकम्स कैन बी स्टडीड अंडर दी फिजिक्स। तो हम उस फिनोमेना को फिजिक्स के अंडर में स्टडी कर पाएंगे, राइट। तो मतलब नेचर का वो पोर्शन जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं, उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दैट विल फॉल अंडर दी फिजिक्स, राइट। तो मतलब अभी हम पूरे नेचर को समझ नहीं पाए, पर जितना नेचर का पोर्शन जिसको हम समझ पाए हैं, जिसको हम मीटर कर पाए हैं, जिसको कि आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हो, तो वही हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब नेचर में तो बहुत सारे फिनोमेना भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नेचर में हमारे इमोशंस भी होते हैं, है ना। बट इमोशंस, मैं कहता हूँ मैं हैप्पी हूँ, मैं आज खुश हूँ, बट आई कैन नॉट से हाउ मच हैप्पी आई एम। मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कम खुश हूँ, बट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल फिगर में उसको असाइन नहीं कर पाऊंगा। तो दैट्स वाई जो इमोशन है, ऑल दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचर, बट इट इज़ नॉट ए मेजरेबल वन। तो हम इसको फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसी चीज़ों को जो कि आप मेजर नहीं कर सकते हैं, साइंस की किसी और ब्रांच के अंडर में पढ़ेंगे, बट फिजिक्स के अंडर में हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दो फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट, राइट। और आप ये भी कह सकते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज की, आपके जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हैं, अगर आप उनको किसी मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, तो एक्चुअली हम फिजिक्स में करते ही यही हैं। जितने भी आपके मैथमेटिकल फिनोमेना है, जितने भी आपके नेचुरल फिनोमेना है, उनको हम किसी मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं ना। जैसे मैंने बोला ग्रेविटेशन है, अर्थ अट्रैक्ट दी अदर ऑब्जेक्ट्स। अर्थ है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारा अर्थ, अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मास स्मॉल है, में इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। अट्रैक्ट करता है ना, अर्थ अट्रैक्ट करती है, फोर्स डालती है इसके ऊपर। तो अगर आप इस फोर्स को किसी मैथमेटिकल रिलेशन से बता पा रहे हैं, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, सबने पढ़ा हुआ क्लास 9th में या क्लास 11th में ना। तो दैट फॉर्मुलेशन इज नोन एज दैट फॉर्मुलेशन। तो अगर आप इस फिनोमेना को, जो कि ग्रेविटेशन है, जो कि नेचुरल फिनोमेना है, आप उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से या मैथमेटिकल रिलेशन से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो दैट विल द पार्ट ऑफ फिजिक्स, राइट। तो इन फिजिक्स वी ट्राइज टू यू नो यूनिफाई ऑल दी नेचुरल फिनोमेना। हम सभी नेचुरल फिनोमेना को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, सबको एक सिंगल रिलेशन से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एक सिंगल मैथमेटिकल रिलेशन से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपका फिजिक्स क्या है। चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या, बेसिकली ये मेजरेबल क्वांटिटी है आपके पास, ये मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है जी।
तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड विल फॉल अंडर दी फिजिक्स, विल फॉल अंडर दी फिजिक्स। तो मेरे ख्याल से आप सबको चीज़ें क्लियर होंगी, ये फिजिक्स आपका क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, मास को आप मेजर कर सकते हैं, टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को भी आप मेजर कर सकते हैं, जूल में मेजर करते हैं एनर्जी को, है ना। फोर्सेस को हम आप मेजर करते ही आए, और है ना लुमिनस इंटेंसिटी जो चमक होती है, किसी रोशनी की चमक, किसी लाइट की जो चमक होती है, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये सभी चीज़ें जो आप मेजर कर सकते हैं, आपके नेचर में आपके अराउंड होती रहती हैं चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, समझ गए ना। उसके अलावा कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, जैसे उन्हें बोलते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे जो इमोशंस होते हैं दे आर इमेजरेबल, दे कैन नॉट बी मेजर्ड, तो ये इन्हें बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिक्स में हम उनको डिस्कस करेंगे भी नहीं, फिजिक्स में हम केवल डिस्कस करेंगे मेजरेबल वंस, राइट। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या बोला था भैया, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। फिजिक्स में आपको क्या काम है भाई, सारी चीज़ आपको मेजर ही करनी है, सारी चीज़ आपको मेजर करनी है, राइट। जो भी आप मेजर कर सकते हो फिजिक्स में आपकी आ जाएगी। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या चीज़ है ना, मेजरमेंट क्या चीज़ है। सपोज मेरे पास एक स्लैब है, ये ये बहुत बड़ी लेंथ है, एक लेंथ है, सॉरी ये बिल्कुल स्ट्रेट बनी नहीं है। इस लेंथ को मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस लेंथ को मुझे मेजर करना है। कैसे मेजर करूँगा भाई मैं, हाउ कैन आई मेजर। मैं एक छोटा सा एक वो लेता हूँ, एक स्टैंडर्ड लेता हूँ, स्टैंडर्ड लेंथ। इस स्टैंडर्ड लेंथ को मैं कोई नाम दूंगा, उस नाम को मैं कहता हूँ जी गोलू, ठीक है जी। मैंने स्टैंडर्ड लेंथ एक ले ली, इसको मैंने नाम दिया गोलू। यू कैन असाइन एनी नेम टू दिस, और टू दिस स्टैंडर्ड, है ना। दिस नेम इज नोन एज द यूनिट, दिस नेम इज नोन एज द यूनिट। तो यूनिट आपका बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ नेम गिवन टू ए वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड। किसी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड को जो आपने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिट। अब मैं क्या करूँगा, जो लेंथ मुझे मेजर करनी थी ए से बी तक की, जो लेंथ मुझे मेजर करनी थी, मैं उस गोलू से कंपेयर करूँगा। मैं एक गोलू को यहाँ पर रखूँगा, फिर दूसरा गोलू, तीसरा गोलू, है ना, फिर चौथा गोलू, एंड पांचवा गोलू, एंड सो ऑन। तो सपोज ए से बी तक को मेजर करने के लिए मुझे इस गोलू स्टैंडर्ड को, ये गोलू हमारा स्टैंडर्ड है ना, गोलू स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लेंथ को कितनी बार रखना पड़ा, 10 बार रखना पड़ा। तो मैं क्या बोलूँगा, जो ए बी की लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है, इट इज़ 10 टाइम्स दैट ऑफ लेंथ ऑफ गोलू। और गोलू क्या चीज़ है हुई हमारे पास, गोलू हमारे पास एक स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ स्टैंडर्ड। समझ रहे, जो हमने स्टैंडर्ड लिया था इसका नाम क्या रखा था, गोलू रखा था। तो जो लेंथ आपकी आई, जो ये इसकी लेंथ आई, जो ये पूरी चीज़ है ना, ये पूरी जो चीज़ है ए से बी तक की डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ आई वो 10 टाइम्स दैट ऑफ गोलू आई। तो आपने जिस फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है कैसे लिया, इस फिजिकल क्वांटिटी को आपने कंपेयर किया भैया, किससे, एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया आपने, है ना, गोलू से कंपेयर किया कि भैया जो ये लेंथ है इस गोलू से 10 गुना है। तो इन दिस वे आपका जो मेजरमेंट होता है, कंपैरिजन प्रोसेस आपका होता है, जिसमें कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर तो मैंने लेंथ को कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड से, आप मास को कंपेयर कर सकते हो। सपोज मैंने किसी को बोला कि भैया आपका मास कितना, बच्चे ने बताया मेरा मास ही 60 kg है। तो व्हाट डज ही वांट टू कन्वे, ही और शी वांट टू कन्वे, वो बताना चाह रहा है कि भैया उसका जो मास है, मास अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो मास है 1 kg से 60 टाइम्स है। 1 kg से कितना टाइम्स है, 60 टाइम्स है। तो मेजरमेंट क्या है, इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस, जिसमें कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी हो, लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, आप उसको कंपेयर करते हो किसी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्यों, वो वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड क्या है, 1 kg, और kg क्या है, उस स्टैंडर्ड का नाम है। हमको बोलेंगे उसको यूनिट, क्या बोलेंगे उसको हम, यूनिट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है जी। अब आपको ये भी आइडिया लग गया यूनिट्स आपका क्या होता है। बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, आप जो चूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, उनका जो नाम होता है उसे हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ XYZ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वेदर इट इज अ मास, लेंथ और कुछ भी हो, इसके जब आप उसको मेजर करते हैं, इसका मेजरमेंट लेते हैं, उसमें दो चीज़ आपकी आती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट आपकी आती है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, दूसरी आपकी क्या आती है, यूनिट आती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे यहाँ पे 60, यहाँ पे आपकी 60 थी, और यूनिट क्या थी, kg थी आपकी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। और जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये अगेन दो तरह की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं आपकी। एक तो होती हैं वेक्टर्स, और दूसरी होती हैं स्केलर्स। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। और जो यूनिट्स होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, फंडामेंटल, दूसरी होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी। तो दो तरह की यूनिट्स आपकी दो तरह की होती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड, और फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरह की होती है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है इसमें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है भैया, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है भैया, यूनिट्स जो स्टैंडर्ड्स का नाम होता है, ये अगेन दो तरह की हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट होती हैं।
फंडामेंटल क्या होती है भाई, टोटल पहली बात कितनी होती है, फंडामेंटल 7 होती है, कितनी होती है 7 + 2 एक्स्ट्रा होती हैं, कौन सी होती हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए जी तो आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्या होते हैं भाई, ये डिफाइंड होती है बाय अस, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है जी, कि कितना होगा। जैसे कि आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आपको यहाँ पर नाम गिवन है, मास, लेंथ, टाइम। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और लेंथ की यूनिट क्या है भैया, मीटर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो ये किलोग्राम, मीटर, सेकंड क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है। हम इसको डिफाइन करते हैं कि 1 किलोग्राम कितना होगा, व्हाट विल बी द 1 किलोग्राम। अब ऐसा थोड़ा ना, अच्छा जो ये है एसआई यूनिट्स हैं, एसआई का मतलब है ये इंटरनेशनली आपकी एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे भैया हमारा 1 kg तो इतना है, पाकिस्तान वाले बोलने लगे भैया हम इंडिया से, हमारा जो 1 kg है इंडिया से भारी है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी ये यूनिट्स होती हैं ये आपकी ग्लोबल होती हैं, आपके थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम तो वो फॉलो होता है। 1 किलोग्राम अगर हम हमारे देश में, इंडिया में, भारत में अगर 1 किलोग्राम का मेजर इतना है, तो अब पाकिस्तान में भी इतना होगा, यूएस में भी इतना होगा, मिडिल ईस्ट में भी उतना ही होगा, और आपका यूके में भी उतना होगा। ग्लोबली आपका सेम रहेगा 1 kg का मेजर। तो जो ये आपके हमने डिफाइन किया कि भैया 1 kg कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, दिस मच ऑफ लेंथ विल बी 1 मीटर, हमने बोल दिया भैया इतनी लेंथ 1 मीटर होगी। ये हमने क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड लेंथ बना दी हमने 1 मीटर। तो ये 1 मीटर कितनी होगी हमने डिफाइन किया है। तो उसी तरह 1 सेकंड कितना होगा, एम्पियर 1 एम्पियर कितना होगा, कैल्विन कितना होगा, 1 मोल कितना होगा, कैंडेला कितना होगा, ये सब हमने डिफाइन किया है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, इनकी यूनिट्स जो है ना, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, कैल्विन, ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, बिकॉज दे आर डिराइव्ड डिफाइंड बाय अस, हमने डिफाइन की है। और ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, किलोग्राम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप में फंडामेंटल है, बेसिक है। इसे इन्हें हम बेस यूनिट बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स को ध्यान ध्यान रखिएगा, बेस यूनिट बोलते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। बाकी जितनी भी अदर यूनिट्स हैं, चाहे न्यूटन हो, चाहे जूल हो, कुछ भी हो, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, kg/m3, ये सब सारी यूनिट्स जो होती हैं इन पर डिपेंड करती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक दो आपकी एक्स्ट्रा और आती हैं, दैट दोज आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो दो एक्स्ट्रा कौन सी होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दो एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, एक तो होती है भैया आपकी प्लेन एंगल, और एक आपकी सप्लीमेंट्री, दो ही होती है ना। एक होती है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है जी, सॉलिड एंगल। थोड़ा सा एक बार आप आइडिया ले लेंगे। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं हम रेडियन में, डिग्रीज में, सॉलिड एंगल को ST रेडियन में, STERADIAN, ठीक है जी। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं आपके प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, विच आर यूज टू डिफाइन दिस 7 यूनिट्स। इन 7 यूनिट्स में से किसी एक को डिफाइन करने में, स्पेशली आपका जो हो गया लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, कैंडेला को डिफाइन करने के लिए हम सॉलिड एंगल का यूज़ करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट आपके पास क्या होती है भाई, डिराइव्ड यूनिट जैसे नाम से पता चल रहा है, दे विल बी डिराइव्ड। किससे डिराइव की जाएगी, फंडामेंटल से डिराइव की जाएंगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि 7 हमारे पास फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। उन 7 के अलावा जितनी भी आपकी यूनिट्स होती हैं सब डिराइव्ड होती हैं, है ना। मैंने क्या बोला, आपके पास एक यूनिट है न्यूटन, न्यूटन यूनिट है, न्यूटन। तो न्यूटन भी क्या आपके पास एक डिराइव्ड यूनिट है। ये न्यूटन क्या होती है बेसिकली, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी होती है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं जो न्यूटन यूनिट है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट केजी, फंडामेंटल यूनिट मीटर और फंडामेंटल यूनिट सेकंड पे डिपेंड करती है ना। तो न्यूटन का एक डिराइव्ड यूनिट है। उसी तरह जूल क्या है, जूल भी एक डिराइव्ड यूनिट है। जूल क्या होता है भैया, किलोग्राम कितना होता है भाई, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये तो होता है जूल। अरे भाई जूल वर्क वर्क की यूनिट होती है ना, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे आपका जो भी आप कह सकते हैं कि जो जूल की ऐसा यूनिट आपकी हो जाती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपकी हो जाती है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जूल है अगेन फंडामेंटल यूनिट केजी, फंडामेंटल यूनिट मास, और फंडामेंटल यूनिट टाइम पे आपकी डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। तो मैंने क्या बोला, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितनी भी यूनिट्स होती हैं आपकी सब डिराइव्ड हैं, चाहे वो स्पीड की यूनिट हो, चाहे एक्सेलरेशन की यूनिट हो, चाहे फोर्स की यूनिट हो। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और वर्क की क्या होती है, वर्क आपका जूल होता है, राइट। डेंसिटी kg/m³ होता है, kg/m³। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और डायमेंशनल फार्मूले की अगर मैं बात करूँ, डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए
अब आपको पता है कि जो आपकी जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, द डिराइव्ड यूनिट्स वो डिपेंड करती हैं किस पे, डिराइव्ड यूनिट आपकी डिपेंड करती हैं किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपके पास क्या है, आपका न्यूटन है, न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। न्यूटन बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है भाई, न्यूटन डिपेंड का सॉरी ये न्यूटन में पूरा लिख देता हूँ। न्यूटन आपका डिपेंड कर रहा है, अगर न्यूटन को थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये इट विल बी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो आप देखेंगे जो न्यूटन है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वन टाइम अप टू द पावर वन। मीटर जो कि लेंथ की यूनिट है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है वन, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है टी माइनस टू। तो ये है ना m1l1t-2, ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा न्यूटन का। तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या शो कर रहा है कि ये जो न्यूटन जो ये यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट्स है उस पर किस एक्सटेंट तक, किस हद तक डिपेंड कर रहा है न्यूटन। तो व्हाट डज द डायमेंशनल फार्मूला स्टेट, डायमेंशनल फार्मूला आपको बताएगा कि कोई भी डिराइव्ड यूनिट आपकी फंडामेंटल यूनिट्स लाइक केजी मीटर और सेकंड पर, केजी मीटर मास लेंथ और टाइम पर मतलब किस हद तक डिपेंड कर रही है, अप टू द पावर वन, अप टू द पावर वन, देन टाइम, टाइम की पावर माइनस टू, राइट। तो मतलब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जैसे कि न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला है m1l1t-1 सॉरी। तो ये फार्मूला ये क्या शो कर रहा है कि भैया जो न्यूटन है वो मास पे अप टू द पावर वन, लेंथ पे अप टू द पावर वन, टाइम अप टू द पावर माइनस टू पे, अप टू द पावर माइनस टू, इस एक्सटेंट तक डिपेंड कर रहा है कौन, न्यूटन, फंडामेंटल यूनिट्स एम एल और टी पे। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, जनरली हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट की जो डिपेंडेंसी है वो चेक करते हैं मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम आपके पास जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो मास लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। तो मास लेंथ और टाइम पे अगर वो डिपेंड कर रही हैं तो हम उसकी डिपेंडेंसी, हम उन यूनिट की जो डिपेंडेंसी है वो जनरली मास लेंथ और टाइम पर ही चेक करते हैं, मास लेंथ और टाइम पर ही चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा फंडामेंटल यूनिट तो 7 है, तो हो सकता है कि कोई डिराइव्ड यूनिट करंट पे भी डिपेंड करे, करंट मतलब एम्पियर, एम्पियर विच इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। तो जरूर अगर अब वो करंट पे डिपेंड कर रही होगी कोई डिराइव्ड यूनिट, तो आप यहाँ पे ए करंट के लिए ए सिंबल, ए कैपिटल ए सिंबल का यूज़ कर लेंगे हम, समझे ना। तो इन दिस वे वी यूज़ डिफरेंट सिंबल्स फॉर द डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स। अगर उन कोई डिराइव्ड यूनिट जैसे कि जूल वगैरह हो गया, कुछ कोई भी डिराइव्ड यूनिट हो, उन इन तीन एम एल और टी के अलावा किसी चौथे पे भी या पांचवे पे भी डिपेंड कर रही है तो उसका पर्टिकुलर सिंबल हम यूज़ करेंगे, उसको मेंशन कर देंगे डायमेंशन फार्मूला में। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स की। जैसे वर्क है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, वर्क की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कितनी, वर्क की एसआई यूनिट है जूल, क्या है, जूल। और जूल का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होता है भैया, अच्छा ये वर्क क्या होता है, फार्मूला अगर देखेंगे वर्क का तो फार्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है न्यूटन, है ना। न्यूटन अगेन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसका डायमेंशन फार्मूला न्यूटन इंटू मीटर क्या आ जाएगा, ml/t-2। ध्यान रखेंगे एनर्जी का भी यही होता है बच्चों, एनर्जी का भी देखो यही है। तो सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला सेकंड रो, इट इज़ फॉर एनर्जी। तो एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला सेम है, वर्क और एनर्जी का सेम है। अब एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, वट एवर काइंड ऑफ एनर्जी इट इज़, तो आपका डायमेंशन फार्मूला ml/t-2 रहेगा। तो यूनिट अगर जूल है, यूनिट अगर जूल है ना, तो डायमेंशन फार्मूला आपका ml/t-2 आएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है भैया, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब जूल अपॉन टाइम, जूल अपॉन टाइम ही तो होता है, जूल अपॉन जूल पर सेकंड। तो जूल क्या होता है ml/t-2, अपॉन टाइम कर देंगे, टाइम क्या है t1, तो t-2 था ही, अपॉन में t आ गया तो t-3 हो जाएगा। तो ये पावर का डायमेंशन फार्मूला है। उसी तरह से डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होता है केजी, केजी क्या है m1, m की पावर 1, समझ गए ना। तो यहाँ पे केजी क्या है, एम की पावर 1, एल की पावर कितना भैया, अपॉन मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ एल की पावर -3। टाइम पे डिपेंड करती करती नहीं है डेंसिटी, तो टी रेस्ट टू द पावर 0 आ जाएगा। तो ये डायमेंशन फार्मूला का किसका, ये होगा डेंसिटी का। एंड सो ऑन आप निकाल सकते हैं प्रेशर का और फिर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो आप बच्चे इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर इनका डायमेंशन फार्मूला आपको क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है ना। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। अगर आपको याद हो, पीछे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी यूनिट्स होती हैं तो दो तरह की होती हैं, यूनिट्स दो तरह की होती हैं, और यूनिट्स आपकी दो तरह की होती हैं। बट आपके जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, ये भी दो तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी याद है ना आप लोगों को, दो तरह की थी आपकी, फंडामेंटल फंडामेंटल और डिराइव्ड। और कौन सी है, डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। ये आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको आप थोड़ा ना
इसको थोड़ा भूल जाएंगे। और फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरह की है, आपकी स्केलर्स और वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर दो तरह की आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, जो भी चीज़ आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दोज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, आपने यहाँ से 20 जूल हीट दी इस बॉक्स को, और यहाँ से भी 20 जूल हीट दी आपने इस बॉक्स को, तो नेट हीट कितनी होगी इसके पास भाई, 40 जूल होगी, है ना। एक सिमिलर ये सेम बॉक्स उठा के आप यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, है ना, और यहाँ पे आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना होगा भैया इस पर, नेट फोर्स विल भी 0 न्यूटन, है ना, 0 न्यूटन होगा। ऑब्वियसली बात है, एक बच्चा यहाँ से धक्का दे रहा है इस बॉक्स में, बच्चा यहाँ से धक्का दे रहा है, तो नेट फोर्स विल भी 0 न्यूटन, ऑब्वियसली बात है। एक फिर 20 जूल एनर्जी यहाँ से 20 जूल एनर्जी आई, 40 जूल यहाँ पे हो गया। भैया एनर्जी हो या फोर्स हो, दोनों तो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों तो मेजरेबल क्वांटिटी है, पर यहाँ पर 20 का नेट 40 हो रहा है, पर 20 का नेट 0 हो रहा है, ऐसा क्यों भाई। अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई कि जब आप 20 इस एनर्जी को ऐड कर रहे थे तो आपने डायरेक्शन कंसिडर नहीं की, पर जब आप फोर्स को ऐड करते हैं तो आप डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, भैया किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्सेस 20 और 20 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहे होते, सेम डायरेक्शन में, ये भी 20 है ना, तो आप क्या बोलते भैया, इन दोनों फोर्सेस का नेट कितना हो जाता, 40 न्यूटन हो जाता भाई, है ना। तो मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि फोर्स, जिसमें कि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। नो डाउट मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 20 20, बट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, तो ऐड करने के दौरान ये 0 हो गया, और इनको ऐड करने के दौरान यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मतलब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, इसमें आपका ना केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एडिशन, बट आपका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि भैया किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जबकि एनर्जी जो है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डजेंट मैटर व्हाट इज द डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आएगी। अगर 40 जूल है इस बॉक्स को मैं यहाँ से 20 जूल हीट दूँ, और यहाँ से 20 जूल हीट दूँ, है ना, तो तभी तो 40 होना इसके पास, 40 जूल ही हो जाएगी टोटल, है ना। तो कहीं से भी हीट आए, आपने सिंपली उसको सिंपली ऐड करना, जैसे कि आप 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में सीखते आए हैं, 20 + 20 40। बट जब आप वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें कि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है उनको ऐड करेंगे, तो आपको एक नई अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा में जब आप प्लस करते हैं ना दो वेक्टर क्वांटिटी को, ए और बी को, तो आप ना केवल उनका मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं बल्कि उनकी डायरेक्शन भी ऐड करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। अब डायरेक्शन ऐड करने तो हमने सीखी नहीं बचपन से भाई, 10th क्लास तो हमने सीखा केवल मैग्नीट्यूड को ऐड करना। तो वेक्टर अलजेब्रा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपको मेरे ख्याल से आया है ना, आपको आई थिंक सारी चीज़ें ध्यान आ गई होंगी, पता चल गया होगा सारी चीज़ें, है ना। तो अब आपको आइडिया लग गया कि स्केलर्स क्या होती हैं और वेक्टर्स क्या होती हैं। स्केलर्स आगे दो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम और मास है। जबकि वेक्टर्स में क्या होती हैं, आपकी डायरेक्शन और सॉरी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल क्या है, आपके वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास एक्सेलरेशन है, फोर्स है, और एरिया, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, कमाल की बात है। तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो दिमाग से ये गलतफहमी आप लोग निकाल दें। अच्छा जी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है भैया, सिस्टम ऑफ यूनिट आपको बताइए, CGS, FPS, MKS। अच्छा FPS को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश सिस्टम, है ना। ज़्यादातर ये अंग्रेज लोग यूज़ करते थे ना, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश सिस्टम। हमारे देश में आज भी कई अंग्रेज हैं, अभी भी स्टिल वो FPS यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो FPS में, अच्छा CGS में भैया जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है, ग्राम, तो G फॉर ग्राम, ठीक है जी। एस की टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेकंड। तो बेसिकली CGS क्या है, ये आपकी लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है, जी आपका मास का फंडामेंटल यूनिट ग्राम है, और टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकंड है। ये क्या है, ये लेंथ की क्या है, ये फुट बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, फुट, है ना। ये P पाउंड, और टाइम, टाइम का सेकंड है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं फुट पाउंड सेकंड, इसमें लेंथ नापते हैं फुट में, मास नापते हैं, मास को नापते हैं हम पाउंड में, टाइम को सेकंड्स में नापते हैं। देन हम बात करते हैं आपकी MKS की। MKS में आप लेंथ को नाप, सॉरी लेंथ को नापेंगे मीटर में, M स्टैंड फॉर मीटर, है ना, K स्टैंड फॉर केजी। मास को नापते हैं हम केजी में, तो मास की यूनिट केजी होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, समझ गए ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, कि आप भैया फंडामेंटल यूनिट्स को नापने के लिए कौन सी, है ना, क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं, मीटर चीज़ यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम में लेंथ को हम नापते हैं किसमें, लेंथ को नापते हैं मीटर में, है ना। मास को नापते हैं केजी में, मास की SI यूनिट 1 kg होती है, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है भैया, टाइम की SI यूनिट हमारे पास होती है 1 सेकेंड, सेकेंड में नापते हैं, है ना। तो टाइम की तो SI यूनिट सभी सिस्टम में सेम है, सेकेंड सेकेंड, बट आपके मास और लेंथ की डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, इंटरनेशनली कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, आपका SI सिस्टम फॉलो किया जाता है इंटरनेशनली, इसका ध्यान रखेंगे। ये बनाया ही इसलिए गया था
कि एक कंट्री के जो सिस्टम जो मेजरमेंट सिस्टम है वो दूसरी कंट्री से डिफर ना कर जाए, आपको सिमिलर चीज़ें मिले, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई कि आपका जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है भाई, जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है, लाइट ईयर, लाइट ईयर को चलो, जो लाइट ईयर, अच्छा जी, अगर मुझे कोई छोटी डिस्टेंस नापनी होगी तो मैं सेंटीमीटर में नापूंगा, उससे भी छोटी नापनी होगी मिलीमीटर में नापूंगा, उससे भी छोटी नापनी होगी माइक्रोमीटर में, सॉरी माइक्रोमीटर में नापूंगा, उससे भी छोटी में, सॉरी माइक्रोमीटर है ये, उससे भी कोई छोटी यूनिट मुझे मेजर करनी होगी तो मैं नैनोमीटर में नापूंगा, है ना। सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट नापनी मीटर में नापूंगा, उससे बड़ी नापनी किलोमीटर में नापूंगा, इससे बड़ी नापनी तो भैया किसमें, माइल में नाप सकते हैं, है ना, माइल। किलोमीटर के बाद आपका हो जाएगा क्या, किलोमीटर के बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है। एस्ट्रोनॉमिकल एक वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, ये आपका सन है, ये हमारी अर्थ है ना। इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है दैट इज टेकन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समझ गए ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड दी अर्थ कैन बी टेकन एज रफली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो बड़ी डिस्टेंस होती है, अगर मुझे यहाँ से प्लूटो की डिस्टेंस नापनी है तो मैं मीटर में थोड़ा नापूंगा, मुझे अपने यहाँ से अब सन के सेंटर से प्लूटो की डिस्टेंस नापनी है तो किलोमीटर में थोड़ा नापूंगा, है ना। तो उसके लिए मैं एक नया वो यूज़ करूँगा यूनिट, दैट इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है जी। उसके बाद एक और, अगर इससे बड़ी लेंथ हो भैया, अगर मुझे दो गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस नापनी हो तो गैलेक्सीज आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं गैलेक्सीज। तो अगर वो चीज़ आपको मेजर करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर कितना होता है भैया, लाइट की स्पीड आपको पता है सबको कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड, 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट एक सेकंड में, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आपकी लाइट की स्पीड होती है। अब इस स्पीड से लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी दैट इज टेकन एज वन लाइट ईयर ऑफ डिस्टेंस। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि वन लाइट ईयर कितनी ह्यूज डिस्टेंस होती है। तो लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड वन लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये टाइम की यूनिट नहीं है बच्चों, ईयर आ रहा है ईयर, तो ये मत समझना कि ये टाइम की यूनिट है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, समझ गए ना। बहुत बड़ी जो लेंथ होती हैं, डिस्टेंसेज होती हैं, हम उसको किसमें मेजर करते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं, समझ गए ना। हाँ, जैसे कि आपको बताइए, हमारी पृथ्वी के सबसे पास का स्टार कौन सा है, हमारी अर्थ के सबसे पास का स्टार कौन सा है, सन है। उसके बाद सबसे पास का स्टार कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, पता होना चाहिए आप लोगों को, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, है ना। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सबसे पास का तारा हमारा, हमारे सन का, हाँ, हमारे अर्थ आफ्टर सन जो सबसे पास का तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। ये हमसे कितना दूरी पे है भैया, ये 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर है, 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलेंगे तो हमें 4.5 साल, 4.5 ईयर्स लगेगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी उस स्टार तक पहुंचने में। तो आपने देखा एक लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस को नापने की यूनिट है। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, इनमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है। आप बता, 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, ग्रेविटेशन, एक ग्रेविटेशन होता है, फिर आपके पास होता है एक सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशन, है ना। 4 फंडामेंटल फोर्स हमारे, चारों में सबसे वीकेस्ट क्या है, ग्रेविटेशन है। क्यों, क्योंकि अगर आप मुझे इमेजिन कीजिए मेरा हाथ है ना, मैंने हाथ ऊपर उठाया, तो ये हाथ मैंने जो ऊपर उठाया तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया, तो मैंने ग्रेविटी को इजीली ब्रेक कर दिया। इवन जो मक्खी जो फ्लाई होती है वो भी अगर उड़ती है तो इट इज़ अगेंस्ट अ ग्रेविटी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक मक्खी तक वो ग्रेविटी को ब्रेक कर लेती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्चुअली वेरी वीक फोर्स, है ना, बहुत ही वीक फोर्स होता है कोई। बट इसकी ये हमेशा इसकी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज द ओनली फोर्स जो कि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसके अलावा जितने भी दूसरे फोर्सेज होंगे, अदर फंडामेंटल फोर्सेज, वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, जबकि ग्रेविटेशन इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, फर्स्ट थिंग। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो ग्रेविटेशन की रेंज होती है इनफाइनाइट होती है, मास ज़्यादा होना चाहिए। सन कहाँ पर है, आपका प्लूटो कहाँ पर है, तो यू कैन इमेजिन कि सन यहाँ पर है, प्लूटो उधर है। तो सन, वो जो प्लूटो है, जितना जो दूर है, फार ऑब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बाउंड है ना, सन से, सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो आप, अच्छा जी, आपको बताइए कि हम लोग, हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेंटर में एक बहुत ही मैसिव ब्लैक होल है। तो उस मैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उसने पूरी गैलेक्सी को बाइंड कर रखा है, आपको पूरी गैलेक्सी उसके अराउंड घूम रही है। इवन हमारा जो सोलर सिस्टम भी है, हमारे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पुल। तो आप कह सकते हैं कि जितना आपका ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा आपकी ग्रेविटी होगी। तो वर्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं उनकी रेंज कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है, इनफाइनाइट। तो मैं पहले बता रहा हूँ, ये इट इज द ओनली फोर्स विच इज ऑफ सिंगल नेचर विच इज अट्रैक्टिव। अगेन, दिस इज द ओनली फोर्स विच हैज द इनफाइनाइट रेंज।
बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनकी रेंज लिमिटेड होती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अदर फंडामेंटल फोर्स की। दूसरा फंडामेंटल फोर्स क्या भैया, वो आपके पास है न्यूक्लियर वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। दो दो तरह के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो उसमें से एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है आपका एज कम्पेयर टू ग्रेविटी, है ना। तीसरा आपका फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है भैया, चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मैं अट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेक्शन, दैट इंटरेक्शन में भी अट्रैक्टिव हो सकता है, दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, हो सकता है दोनों चार्जेस एक दूसरे को आपस में रिपेल करें। तो वट एवर मे बी द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, तो दैट इंटरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारा थर्ड फंडामेंटल फोर्स था। और आखिरी फंडामेंटल फोर्स हमारे पास क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को क्यों बोल रहे हैं, बहुत भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन चारों में। यहाँ तक मैं यूँ कहूँगा कि यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका फोर्स है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, न्यूक्लियस के अंदर आपने प्रोटॉन प्रोटॉन भी रखे हुए हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना प्रोटॉन के बीच में, तो प्रोटॉन को रिपेल कर देनी चाहिए। तो ये न्यूक्लियस बनाई कैसे फिर, तो हो ना हो न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज विच आर बाइंडिंग दीज टू प्रोटॉन्स टुगेदर। अगर वो बाइंडिंग फोर्स ना हो तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन जो कि छोटे से न्यूक्लियस में कैद हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो कभी जुड़े ही ना आपस में, न्यूक्लियस फॉर्म ही ना करें। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन कैद हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो इतना स्ट्रॉन्ग है किससे, कि आपके वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है, उस रिपल्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फोर्स। अट्रैक्टिव नेचर का है, कैसा नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के ही हो, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस बिटवीन दी आपके न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है जी। बट मैंने आपको आइडिया दिया, ये चार आपके फंडामेंटल फोर्स होते हैं। इनके अलावा जो भी फोर्सेज है, वेदर इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स आपका, या टेंशन फोर्स हो, या आपका विस्कस फोर्स हो, वो इन्हीं चारों के सब टाइप होते हैं, इन्हीं चारों के सब टाइप होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ टेंशन, टेंशन क्या है, किसका सब टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अगेन किसका सब टाइप है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही सब टाइप है। तो आपके यूनिवर्स में केवल ये चार तरह के फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी अदर फोर्सेज हैं दे आर बेसिकली द सब टाइप्स ऑफ दीज फोर फंडामेंटल फोर्सेज। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, तो आप लोगों को क्लियरली दिखता है फ्रिक्शन इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी आउट ऑफ द 4 गिवन वैल्यूज विच कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज। अच्छा जी, एक बॉडी पे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो वैल्यू है आपका रिजल्टेंट नहीं हो सकती। अच्छा जी, आपको पता है कि एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, है ना, ये 5 न्यूटन लग रहा है, 3 न्यूटन का, तो मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा, मिनिमम रिजल्टेंट जब दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहे होंगे, तभी तो मिनिमम रिजल्टेंट होगा। एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, और यहाँ पर रिजल्टेंट इस केस में कितना आएगा भाई, इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा ऑब्वियस सी बात है 2 न्यूटन आएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितनी है, 2 न्यूटन है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब इस फोर्सेस का मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन लग रहे होंगे। 5 और 3 जब सेम डायरेक्शन लग रहे होंगे तभी तो मैक्सिमम फोर्स आएगा 8 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 8 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कैन हैव एनी वैल्यू इन बिटवीन 2 न्यूटन टू 8 न्यूटन। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपकी 2 से कम नहीं हो सकती, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो रिजल्टेंट की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हो 2 और 8 के बीच में ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी आता है, बस 1 जो है ये 2 से कम हो जाता है। तो क्या रिजल्टेंट 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है उसकी तो मिनिमम वैल्यू 2 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन से कम तो हो नहीं सकती। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, समझ रहे हो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके से बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ 5 एंड 3 न्यूटन फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हम गौर से देखेंगे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल, मतलब ग्लोबल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता हो। अभी बताया था पीछे मैंने आपको, ऐसा सिस्टम ये आपको ग्लोबल से है ना, ग्लोबली पूरा फॉलो किया जाता है, पूरा इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है ना। अच्छा जी, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मैंने बताया था 1 नैनोमीटर क्या भैया, 1 नैनोमीटर बहुत ही छोटी डिस्टेंस, एटॉमिक लेवल, एटम्स की जो साइज होता है, एटम का जो साइज होता है उस लेवल तक की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम नैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर आपका होता है, ध्यान से देखना बच्चों, 1 नैनोमीटर आपका होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये दिमाग में रख लेंगे आप अच्छी तरह से, ठीक है जी। तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर है भाई। ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग।
तो इस सेंटीमीटर को जरा मीटर में चेंज करो, 10⁻⁷ इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में आ जाएगा, 10⁻⁹ हो गया। हाँ भाई, ये तो 1 नैनोमीटर तो 10⁻⁹ होता है, ये तो है भैया। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं 10⁻�6 मिलीमीटर। अच्छा जी, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना 10⁻³ से। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर। अरे हाँ भैया, ये भी तो भैया 1 न्यूटन मीटर ही है, ये तो 1 नैनोमीटर है, ये भी कितना है 1 नैनोमीटर है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा जी, 10⁻⁹ सेंटीमीटर, आई थिंक कुछ। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो 1 नैनोमीटर, तुम आपको सबको पता ही है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये भी सही है भैया। हाँ, 1 नैनोमीटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर, और इसमें यही तो पूछा था कि इनमें से 1 नैनोमीटर के इक्वल कौन नहीं है, ये नहीं है भैया इक्वल, बाकी तीनों तो 1 नैनोमीटर के इक्वल है ना। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या है इसका, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है। तो आपको बताया जूल एनर्जी की यूनिट होती है, कौन सी यूनिट होती है, एसआई। एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल होती है। सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट अर्ग होती है, अर्ग्स में मेजर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, ये भी आपके एनर्जी की यूनिट है। मैं बता दूं, आपके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं भाई, 1.6 10⁻⁹ जूल होते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, उसी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है ये, एनर्जी की यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। अच्छा, होती क्या है ये एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करो, है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ और यहाँ पे 1 वोल्टेज लगा देता हूँ, है ना, ये माइनस है पोटेंशियल, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आप इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करोगे, तो इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन थ्रू ए 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं भाई हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अगेन एनर्जी की यूनिट है। बस वाट जो है ना, ये पावर की यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वाट। वाट इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज ए यूनिट ऑफ पावर। अदरवाइज बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, एनर्जी की यूनिट है। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन पेयर हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला, इनमें से कौन से पेयर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा भैया, जिनकी यूनिट सेम होगी, जिनकी यूनिट सेम होगी, है ना बच्चों, ध्यान देना। फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टॉर्क की क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो भैया दोनों की यूनिट डिफरेंट है, तो डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, किसी भी यूनिट का, किसी भी डिराइव्ड यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला डिपेंड करता है उसकी यूनिट क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है और टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर है, तो दोनों की यूनिट डिफरेंट है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर बात करते हैं फोर्स और इम्पल्स की। फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स होता है न्यूटन, ठीक है जी। और इम्पल्स कितना होता है, इम्पल्स होता है न्यूटन सेकंड, दिमाग में रख लेंगे आप लोग, न्यूटन सेकंड। तो आप देख रहे हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड, दोनों की यूनिट डिफरेंट है, तो आपका इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, मीटर पर सेकंड होती है। और एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एंगुलर मोमेंटम की होती है केजी मीटर क्यूब पर सेकंड। एक्चुअली जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एल से शो करते हैं इसको, एल से, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, सॉरी ये मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर। तो लीनियर मोमेंटम इनटू आर, कोई डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम कैसे हम प्राप्त करते हैं, लीनियर मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट तो सेम होंगी नहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम के अलावा आर भी तो है। तो दो पी जो कि लीनियर मोमेंटम है और एल जो कि एंगुलर मोमेंटम है, दोनों की एसआई यूनिट सेम नहीं होगी, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होगा। बात करते हैं वर्क और एनर्जी की, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जूल, और एनर्जी का कितना होता है, जूल होता है भैया। तो दोनों की एसआई यूनिट सेम है, जूल और जूल, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सही होगा, इनका एक जैसा होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट मीटिंग ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखेंगे आप, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर,
क्योंकि ये है ना, ये मीटिंग करते रहते हैं ये लोग, हर 10 20 30 सालों में मीटिंग करके आपकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनकी डेफिनेशन को चेंज करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं समय के साथ। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट होता रहता है, उसी तरह से ये जो कॉन्फ्रेंस होती रहती है इनकी 20 30 सालों में होती है, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करती रहती है, राइट। तो आखिरी बार इनकी मीटिंग कब हुई थी आपको बताना है। इनकी आखिरी बार इनकी मीटिंग हुई थी मई 2018 में, मई 2018 में हुई थी इनकी आखिरी बार मीटिंग। तो आंसर क्या होगा, 2018। अब आपके लिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है मई 2018 में जो इनकी आखिरी मीटिंग हुई थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर वालों की, जिसको हम GCWM भी बोलते हैं, इनकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी इसमें इन्होंने कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन चेंज की थी। तो किन फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन इन्होंने मई 2018 में चेंज की है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे मैं पूछ रहा हूँ किलोवाट आवर ये किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। वाट आ रहा है नाम में, तो क्या ये पावर की यूनिट हो गई। तो ये क्या पावर की यूनिट होगी बच्चों, नहीं, क्योंकि केवल वॉट ही नहीं आ रहा है, साथ में आवर भी आ रहा है, वॉट के अलावा आवर भी आ रहा है। तो किलोवाट आवर जो होती है ना बच्चों, ये होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। एनर्जी कमाल की बात है, अरे भैया वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट होती है पावर की, किलोवाट पावर की यूनिट होती है। अब 1 किलोवाट की पावर रेटिंग का कोई अप्लायंस है, कोई 1 किलोवाट का पावर पावर का कोई अप्लायंस है, वो 1 घंटे में, 1 आवर में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा उसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो मतलब 1 किलोवाट 1000 वाट की पावर रेटिंग का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 किलोवाट आवर। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, ये लगभग होती है किसके इक्वल, अगर मैं इसको जूल में चेंज करूँ 3.6 10 की पावर 6 जूल आता ही है। तो 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होते हैं बच्चों, 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होते हैं। इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। आप घर में बोलते हैं ना, हमने 1 यूनिट कंज्यूम कर ली, हमारा 50 यूनिट है, हमारा हमने 100 यूनिट 100 यूनिट्स कंज्यूम कर ली इस मंथ में। तो यूनिट्स क्या है, 1 किलोवाट आवर। जब आप 36 लाख ऑफ जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तो दैट इज टेकन एज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी चल रही है अभी मेरे शहर में, तो भैया 7 साढ़े 7 रुपये हैं। आपके शहर में बताना मुझे कितनी रुपीज़ है, राइट। तो 1 यूनिट, तो जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो उसमें वो क्या मेजर करते हैं, वो यूनिट्स मेजर करते हैं कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। मतलब वो किलोवाट आवर मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज किलोवाट आवर जो होती है, ऑल्सो नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि बिजली का आपका बिल बनता है ना, वो आपका किसमें बनता है, वो यूनिट में तो बनता है। भैया आपने 100 यूनिट कंज्यूम की है, 8 रुपये की एक यूनिट है, तो 100 यूनिट आपने कंज्यूम किया तो 800 रुपीज़ आपका बिल आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपकी कमर्शियल यूनिट है। कैसी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। तो कई बार पूछ लेते हैं कि एनर्जी कमर्शियल यूनिट क्या है, वो किलोवाट आवर है। तो किलोवाट आवर इट इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ पावर, इट इज़ ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आई थिंक बच्चों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर बच्चों अगले लेक्चर में। तब तक इन चीज़ों को जो पढ़ा दी जा चुकी हैं थोड़ा सा बच्चे एनहेंस कीजिए, आप घर में जाकर इनको रिवाइज कीजिए। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल ही, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों।